बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ। जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए बिहार की वर्तमान स्थिति पर खुलकर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बिहार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत सुलग गई। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताते हुए उसकी तुलना गृह युद्ध झेल रहे अफ्रीकी देश सूडान से कर दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को सुधारने कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कोई आ जाए ऊपर से मसीहा और सब बिहार सुधर जाए अब बस हम लोग का जीवन बढ़िया हो जाए। नहीं हो सकता है। बिना लड़ाई लड़े, बिना परिश्रम किए, बिना अपने आचार विचार में सुधार किए ये काम होने वाला नहीं है। 50 बरस का जमा हुआ काई है, वो एक दिन में कैसे छूटेगा। जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है तो प्रशांत किशोर का भाषण सुन के अपना मन बदलेगा। हमारे पैदल चलने से वो सुधरने वाला है, नहीं सुधरने वाला है। तो ये बरसों की काई हमने आपने जमाई है और हम ही और आपको इसको साफ करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर करें या आप करें। प्रशांत किशोर ने प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद में बिहार में गरीबी और भूखमरी के अपने अनुभव को बयां किया। प्रशांत किशोर के बयान से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर चौतरफा हमला बोला है। बिहार की राजनीति के नफ्स को नहीं पहचान सकते, यह स्पष्ट रूप से चुनाव परिणाम में दिखा। और चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार को असफल राज्य कह करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कंफ्यूज हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार के हालात बद से बदतर है। यही बात तो लगातार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी ने बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत एक फेल्ड राजनेता है, वो बिहार को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कभी तो ये कहते हैं कि मैंने ही सरकार बनवाई, मैंने ही सारे कुछ किया, और जब राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं तो अपनी खींच वो बिहार पे उतार रहे हैं। आप जिस तरह से जाके समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी से जान रही है। जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने 4 सीटों पर उम्मीदवार दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। ने बिहार को फेल स्टेट बताया है और सूडान से इसकी तुलना की है, जिसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं युद्धस्तर पर की जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि बयानबाजी का दौर कब तक थमता है। बढ़ते आगे, बिहार को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। सभी का यही कहना है कि उपचुनाव में हार की हताशा में प्रशांत किशोर इस तरह का बयान दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जब से प्रशांत किशोर जी पर से हाथ हटाया, वो राजनीति में किशोर बन गए। और साथ ही साथ बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं, यह प्रशांत किशोर जी सुबह से लेकर रात तक बोलते थे। लेकिन जब जनता की अदालत ने इनको नकार दिया कि किशोर नकारा है, तब इनका बयान आता है कि बिहार में सब कुछ गड़बड़ है, बिहार फेल है। लगता है स्वयं प्रशांत किशोर अपने आप में कंफ्यूज हैं। जब एक समय ये कहते थे, जब महागठबंधन में 2015 का चुनाव हुआ तो प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब पता नहीं, अब ये कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार बेकार हैं। तो इनके कथनी में अंतर है। 2015 में कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी हार से हताश और निराश है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है जिसे जन सेवा से कोई लेना देना नहीं, मुनाफा के लिए राजनीति में आया है, वही इस तरह की बयानबाजी कर सकता है। प्रशांत किशोर हवा का रुख देखकर भले ही बदलते रहे,
लेकिन नीतीश कुमार पहले भी विकास पुरुष थे और आज भी हैं। प्रशांत किशोर ने ही एक समय नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार आज भी विकास के पथ पर दौड़ रहा है। जनता ने हैसियत बता दी। कल तक जो लोग कह रहे थे बिहार में बहार है, अब कह रहे हैं बिहार फेल है। ये वोट कटवा बन करके ये बीजेपी की बी टीम है, बेबी प्रोडक्ट हैं ये। और ये शोर मचा रहे थे, राजनीति में लंबी चौड़ी बात कर रहे थे। जेडीयू में ये पदाधिकारी थे 2 नंबर के, और आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कहने पर इनको जेडीयू में शामिल किया है। तो ये सबको पता है ये किनके लिए काम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र का रुख करूंगी। शैलेंद्र पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है, अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी बिहार के सियासी गलियारों में बिहार को एक गरीब राज्य के तौर पर देखा जा रहा है? नेताओं का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो दावे किए थे उस दावे पर बहुत खरे नहीं उतरे। उपचुनाव में जो नतीजे आए, उस उपचुनाव के नतीजे में अब लोग ये चर्चा करने लगे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, जो कहा था उन्होंने, उसका क्या हुआ। हालांकि प्रशांत किशोर अभी भी यह दावा जरूर कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस बाकी दलों के बनिस्बत काफ़ी बेहतर रहा और वो पहली बार चुनाव लड़े और 10% उन्होंने वोट लाया। और अगली बार जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो 243 सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन शुरू से ही, जब से प्रशांत किशोर राजनीति में आए हैं, तब से तमाम बिहार के जो राजनीतिक दल हैं वो उनके निशाने पर हैं और राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं एक मौका भी मिल रहा है प्रशांत किशोर पर हमला करने के लिए। आरजेडी की बात कर लें, जदयू की बात कर लें, एनडीए की बात कर लें या पूरा महागठबंधन की बात कर लें, सभी लोग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं। और देखिए, आरजेडी की तरफ से तो पत्र भी जारी किया गया था। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का भी डर था कि प्रशांत किशोर उनके जो वोटर हैं वो वोट न काटे चुनाव में। और इसके बाद यह तस्वीर सामने आई, ये बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ और उसमें जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे प्रशांत किशोर को। हमारे साथ यहाँ भाजपा के विधायक हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। कल तक कहते थे कि जो बिहार है वो उसमें बहार है। देखिए, जो कुछ भी बचा हुआ था प्रशांत किशोर जी का इमेज, वो ध्वस्त हो गया, क्योंकि उनका जो इमेज था कि वो स्ट्रेटजी बनाते थे। वो पूरे जदयू हो, भाजपा हो या अदर स्टेट में कहीं भी वो जाते थे और अपना स्ट्रेटजी के अनुसार वो कहते थे कि हम चुनाव जितवाएं। और पहले भी वो कहते थे नीतीश में बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। लेकिन इस बार तो उनका सब चीज़ हवा हवाई हो गया, अब बचा क्या है? और वो अब दावे कर रहे हैं। ये तो वही हाल है जो कुछ नहीं हुआ तो फिर भी कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर दिए। उनका तो हवा निकल गया। ये बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं और भी अलग अलग दल के नेता यहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्थिति है उस स्थिति को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं, क्योंकि जो प्रदर्शन रहा, जो परफॉर्मेंस रहा प्रशांत किशोर का इस उपचुनाव में, वो जो दावे थे प्रशांत किशोर के, वो दावे पर खरे कहीं से नहीं उतरे। तो अब ऐसी परिस्थिति में तमाम लोग प्रशांत किशोर को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जो उन्होंने जो मुहिम चलाई थी बिहार में, उस मुहिम को वो आगे बढ़ाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और ये झटका उनके लिए नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर और बेहतर कैसे करें, इन चीजों को वो देखेंगे। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि उनके इस बयान की चर्चा कब तक होती है और नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है और आज बीजेपी की टिकट पर जीते विशाल प्रशांत शपथ भी लेंगे, यानी कि नवनिर्वाचित विधायक भी शपथ लेंगे। तरारी सीट से इन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की है और आज वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे विधानसभा के भीतर। तो शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं और इन सब के बीच खबर ये भी है कि तरारी सीट से उपचुनाव में विशाल प्रशांत जिन्होंने जीत हासिल की है वो आज शपथ लेंगे। और विधानसभा परिसर से हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र,
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज ये दूसरा दिन है, कल सदन को स्थगित कर दिया गया था, आज हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? जी शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस सत्र का आज दूसरा दिन है और इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में पहुंच चुके हैं और दो महत्वपूर्ण विधेयक आज लाए जाएंगे। माल सेवा कर के साथ साथ बेतिया राज घराने की जो जमीन है उसे कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक आना है। और सरकार ने पहले भी कई प्रयास किए थे बेतिया घराने के जो राजघराना का जो ज़मीन था उसे बचाने के लेकर के, चूँकि उस पर बड़े पैमाने पर पूरे देश में वो ज़मीन है और उस पर कहीं ना कहीं जो कब्जे की बात आ रही थी उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण विधेयक। और साथ ही साथ सदन में जो हंगामे के जो आसार हैं वो कहा जा सकता है, चूँकि कल पहला दिन था और आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज से विधिवत विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, प्रश्नोत्तर काल होगा और उसी में जो सवाल होते हैं विधायक के, उन सवालों का जवाब सरकार किस तरीके से देती है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी सदन में है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, दोनों डिप्टी सीएम की बात कर लें, मुख्यमंत्री की बात कर लें, सभी लोग मौजूद हैं। और देखिए यहाँ आरजेडी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। इन लोगों से भी हम बात करेंगे इनका क्या एजेंडा होगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका को देखनी होगी कि जो विपक्ष हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि प्रत्येक दिन विपक्ष के द्वारा कार्य स्थगन लाया जाता है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी होती है। साहिन जी हैं। 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि आज सरकार को घेरने की तैयारी है। देखिए, बिहार में 500 करोड़ रुपए खर्च करके पिछले वर्ष जब हम लोगों की महागठबंधन की सरकार थी, जब केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया, हम लोगों ने 500 करोड़ रुपया करा के जातिगत जनगणना किया। जब उस जनगणना का लाभ जनता को देना था और हमने कानून बना करके आरक्षण के दायरा को बढ़ाया, दलितों के, अति पिछड़ों के और स्वर्ण के भी 10% आरक्षण को बढ़ा करके कानून बनाकर पास किया। इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करके लाखों यहाँ पर लोगों को रोजगार से वंचित। वाकई शैलेंद्र, मुद्दे कई सारे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आएगा और क्या क्या मुद्दे आज सदन के भीतर उठेंगे वो देखने वाली बात होगी। और तमाम जो नेता हैं वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। बढ़ते आगे, बिहार में पैक्स चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी है। पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक का है। लेकिन लखीसराय, मुंगेर और जमुई के उग्रवाद प्रभावित प्रखंडों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराने की अनुमति बिहार राज्य चुनाव प्राधिकार ने दी है। पैक्स चुनाव में मतदान के दिन ही मतगणना होती है। जहां मतदान के दिन मतगणना नहीं होगी वहां अगले दिन मतगणना कराई जाएगी। आज पहले चरण में 38 जिलों के 137 प्रखंडों के 1550 पैक्सों के लिए मतदान किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पैक्स में अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर 12 पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसमें 5 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और आज देश भर में संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी और इस दौरान एक सिक्का और डाक टिकट जारी कर दिया जाएगा। पुस्तकों का विमोचन होगा और इसके साथ ही संविधान के संस्कृत और मैथिली संस्करण का संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी आज संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। वो भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट जारी करेंगे और इस अवसर पर अपनी बात भी रखेंगे। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, सभी देशवासियों को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। बढ़ते आगे अगली खबर भागलपुर से आ रही है, जहां गहनों की एक दुकान से 3 करोड़ से अधिक के गहनों की चोरी हो गई। 6 से ज्यादा नकाबपोश अपराधियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खरीक थाना से 200 मीटर दूर सचिन ज्वेलर्स सन्स की डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की दुकान है। इस दुकान में नकाब पहनकर हथियार के साथ अपराधी गिल और शटर तोड़कर अंदर घुस आए। दुकान से करीब 3 करोड़ से अधिक का गहना चुराकर फरार हो गए। दुकान में चोरी की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि अपराधी गहनों को लेकर छत के ऊपर गए और वहां गहनों का डिब्बा छत के ऊपर फेंक सारा गहना लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने इस वारदात को आखिर कैसे अंजाम दे दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे ज्वेलरी शॉप में भीषण चोरी हुई है, उसकी तस्दीक करती ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसे आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप देखिए कैसे चोर जो है वो सारे गहनों को समेटते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब कुछ हुआ महज थाने से 200 मीटर की दूरी पर। डकैत टाइप से एकदम नकाबपोश और बंदूक ले करके आए थे, और बगल में शादी ब्याह का माहौल है, पता नहीं चला। शटर कटा, फिर गेट कटा, फिर तिजोरी खुला, जो सामान था सारा उठा करके ले गए। एक भी सामान नहीं बचा है, एक भी सामान नहीं बचा है। और खुदा न खास्ते अगर कोई अगर दुकान में रहता वो उसको मार ही दिया जाता। किस तरह से दुकान में प्रवेश किए हैं? दुकान में प्रवेश 3 नंबर गेट से किए। और अगली खबर अब समस्तीपुर से है, जहां दलसिंह सराय इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ऑटो स्टैंड चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक राय ऑटो स्टैंड से घर जा रहे थे और तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। आसपास के लोग जख्मी अवस्था में उन्हें लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने बताया कि दलसिंह सराय के सुनील केजरीवाल और छोटू झा के साथ 5 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। मैं सारी बाबू पोखर चौक से स्टैंड चलाते थे भैया मेरे अशोक राय, और जा रहे थे डेरा पर। इसी बीच में 4 लाइन रास्ता है, उसके बाईपास में जा रहे थे। बाउंड्री के पास जाके उनको रोक के 4-5 गोली जो है सो चला दिया गया। कोई दुश्मनी हुआ? जी दुश्मनी था, जमीनी मैटर। और मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। निजी स्कूल के हॉस्टल से एक 12 साल के छात्र का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के एसकेएमसीएच के पास की बताई जा रही। मृतक छात्र की पहचान सीतामढ़ी के सीर खीरिया के रहने वाले 12 साल के सत्यम कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की मौत की सूचना पर पहुंचे उसके परिजन भी हॉस्टल पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृत छात्र सत्यम कुमार करीब 4 दिन पहले स्कूल से घर भाग आया। वहां अपनी मां से स्कूल नहीं जाने की जिद करने लगा। हालांकि परिजनों ने बच्चे को समझा बुझाकर सोमवार को स्कूल पहुंचा दिया, और इसी के 2 घंटे के बाद परिजनों को बच्चे की मौत की जानकारी मिली। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।